जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं CHSL एग्ज़ाम का एनालिसिस। क्या देखने वाले साथी? CHSL एग्ज़ाम का एनालिसिस देखने वाले हैं, क्योंकि साथी कल आपका CHSL का क्या है, आखिरी दिन है साथी, लास्ट दिन है। तो आज लास्ट दिन से पहले एक रामबाण क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने CHSL के एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं किया है। तो आज हम CHSL के एग्ज़ाम का एनालिसिस देखेंगे। जो लास्ट दिन के एग्ज़ाम के लिए विद्यार्थी रह गए हैं, उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें साथी 14 मार्च से लेकर के 20 मार्च यानी कि आज तक के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन का एग्ज़ाम का एनालिसिस देखेंगे। 14 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक की जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप सभी साथियों से निवेदन है, आप जल्दी से जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे ताकि जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम रह गया है, उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित हो। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो साथी हम क्या देखने वाले हैं, SSC CHSL के एग्ज़ाम का एनालिसिस देखने वाले हैं। इसमें 14 मार्च से लेकर के 20 मार्च के जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे। आज आपके टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप सभी जुड़े रहेंगे, कोई भी घबरा के भागेगा नहीं बीच में क्लास को छोड़ के, आप सभी जुड़े रहेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में। कुछ इस तरह से लगभग क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, क्योंकि साथ ही PPT में बहुत कम क्वेश्चन आ पाते हैं, इसलिए इतने ही क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, लेकिन लगभग टॉप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी मोटिवेशन कोड जो आज की क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज लगभग 100 क्वेश्चन हैं। तो कह रहा है साथी, हिम्मत मत खोना। कह रहा है हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। अभी तो क्लास की शुरुआत भी नहीं है दोस्त। कह रहा है हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है साथी। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम लगा हो, आप या फिर पिछले एग्ज़ामों में आप मात खा के आए हैं, यानी कि निराश होकर आए हैं, तो इस बार आपको पूरे जोश और जुनून के साथ क्लास की यानी कि क्लास लेनी है और एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की तैयारी, आपकी ये क्लास महत्वपूर्ण योगदान देगी आपकी तैयारी में। तो आप एक बार से जल्दी से जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन साथी कह रहा है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। रॉकेट की तरह क्वेश्चन देखेंगे साथी, इनके आंसर देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कह रहा है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी साथी याद रखेंगे, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर कनाडा में एक प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल होता है 16 सितंबर 1987 को। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होता है, मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी कारण 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साथ ही हम कमेंट नहीं देखेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो सभी को अब पहले से गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ओजोन दिवस 16 सितंबर। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। कह रहा है विंबलडन ओपन 2022 का पूछा है साथी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता था साथी नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। बात करें साथी नोवाक जोकोविच की, तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के? सर्बिया देश है, सर्बिया के रहने वाले खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन बात करें महिला एकल की, देखो ये यहाँ पर पुरुष पूछ लिया है, तो आगे चलकर आपसे महिला भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे, विंबलडन में महिला एकल का खिताब कजाकिस्तान की खिलाड़ी थी रिबाकीना। कौन थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कजाकिस्तान की खिलाड़ी रिबाकीना ने महिला एकल खिताब जीता था विंबलडन ओपन का। एक एक करके 2022 के सारे हम ओपन देखने वाले हैं। आगे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो एक बार से आप दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, आज चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन पूछा था साथी, लवली का संबंध किस खेल से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये कम चर्चा में रही हैं और इनके पूछे जाने का कारण क्या है, तो इन्होंने बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ हुए थे आपके, इनमें एक गोल्ड जिताने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखेंगे जो लवली है साथी, कौन? लवली के बारे में आप याद रखेंगे। लवली आपकी लॉन बॉल खेल से संबंधित खिलाड़ी है। किस खेल से? लॉन बॉल खेल से संबंधित खिलाड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखेंगे। क्योंकि भारतीय टीम जो है, इसने साउथ अफ्रीका को हराकर बर्मिंघम में क्या जीता था, तो गोल्ड जीता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बर्मिंघम में साउथ अफ्रीका को हराकर भारतीय लॉन बॉल टीम ने क्या जीता था, तो गोल्ड जीता था। उन्हीं में से ये लवली नाम की खिलाड़ी शामिल थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा जा चुका है। कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यह नारा किसने दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार नारा है, ये साथी किसने दिया है, तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या दिया है, यह नारा दिया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। बात करें तिलक जी के बारे में, तो तिलक जी आपके गर्म दल के नेता कहे जाते हैं। किसके, याद रखेंगे, तिलक जी गर्म दल के नेता कहे जाते हैं। और इनकी एक केसरी नामक पत्रिका चर्चा में रह चुकी है। कौन सी, तो याद रखेंगे जो केसरी नामक पत्रिका ऐसा थी, केसरी पत्रिका, ये इनकी चर्चा में रह चुकी है। केसरी और दूसरी एक और इनकी है मराठा, ये भी याद रखेंगे, केसरी मराठा, दो पत्रिकाएं इनकी थी। और इन्हीं को पढ़कर के चापेकर बंदियों ने जॉर्ज रैंडी की हत्या की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किससे संबंधित हो जाएगा आपका, बाल गंगाधर तिलक से। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। क्या कह रहा है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। बात करें साथी नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती। कब होती साथी, 12 जुलाई 1982 को होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बात करें कौन सी समिति थी, तो याद रखेंगे इसमें शिवरमन समिति थी। कौन सी साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। बात करें साथी नाबार्ड के मुख्यालय की, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है साथी, ये आपका मुंबई में स्थित हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन बात करें इनके जो हेड है साथी, कौन, इनके हेड के बारे में पूछ ले तो आप याद रखेंगे वर्तमान में केवी साजी। कौन, केवी साजी आपके क्या है, केवी साजी आपके इसके हेड हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नाबार्ड के हेड कौन है, केवी साजी है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा था, गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है। क्या पूछा था साथी, गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है। बात करें गोलकुंडा की साथी, तो ये इंपॉर्टेंट स्थान बन जाता है गोलकुंडा, क्योंकि गोलकुंडा से ही आपका क्या निकला था, आपका कोहिनूर निकला था। क्या निकला था साथी, कोहिनूर जो हीरा था, ये कहाँ से निकला था, आप याद रखेंगे, ये गोलकुंडा से निकला था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो गोलकुंडा कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखेंगे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गोलकुंडा का किला स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और गोलकुंडा कहाँ पड़ता है, तो तेलंगाना का एक जिला है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कोहिनूर का हीरा कहाँ से निकला था साथी, गोलकुंडा से निकलता है। गोलकुंडा कहाँ पर, हैदराबाद में। आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था साथी, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। कह रहा था संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। संपत्ति का अधिकार जो 44वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया जाता है। पहले ये आपका 7वें नंबर का क्या था, तो मौलिक अधिकार था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 7वां आपका मौलिक अधिकार होता था ये पहले। लेकिन जब आपकी मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, किसकी, तो याद रखेंगे मोरारजी देसाई की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार में इसको क्या किया जाता है, संपत्ति के अधिकार को हटा करके क्या बना देते हैं, जो आपका मौलिक अधिकार से क्या बना देते हैं, लीगल राइट, यानी कि कानूनी अधिकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसके बाद इसको अनुच्छेद 300A में रखा जाता है। कहाँ पर साथी, अनुच्छेद 300A में रखा जाता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 300A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और बात भाग की कर लें तो ये भाग आपका 12वां हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको देखो अनुच्छेद तो पता होगा, लेकिन भाग को भी याद रखेंगे, 12वें भाग में इसको रखा जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किसे जाना जाता है। बात करें पृथ्वी की जुड़वा बहन की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, शुक्र ग्रह को। किसको, शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह के बारे में एक बात और याद रखेंगे, इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहते हैं। किसका, तो सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहते हैं। और जो शुक्र ग्रह है, इसमें साथी आपकी फास्जीन गैस पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, जो आपकी अत्यंत कैसी गैस होती है, गर्म गैस होती है। ठीक है, फास्जीन गैस सर्वाधिक मात्रा में शुक्र ग्रह पर पाई जाती है। सांझ का तारा या भोर का तारा इसको कहा जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था साथी, कह रहा था कौन क्षार चूने के साथ पानी में मौजूद रहता है। कौन सा क्षार ऐसा है जो चूने के साथ पानी में मौजूद रहता है, तो आप याद रखेंगे, जो बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है, आपका बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझे हुए चूने को में क्या होता है, ये एक तरह से क्षार होता है। और इसमें क्या, इसे क्या कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। इंपॉर्टेंट है, ये क्षार है। कौन सा क्षार पानी में मौजूद रहता है, तो याद रखेंगे, जो आपका बुझा हुआ चूना है, बुझे हुए चूने के नाम से इसे जाना जाता है, ये पानी में रहता है। लेकिन बात करें अनबुझे चूने की, यानी कि बिना बुझा चूना की बात कर लें, अनबुझा चूना। ठीक है, अनबुझे के चूने की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अनबुझे चूने का फॉर्मूला CaO होता है, लेकिन बुझा हुआ चूना तो याद रखेंगे इसका CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्या कह रहा था साथी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बात करें साथी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये 1956 से लेकर के 61 तक चली थी। कब से कब तक, 1956 से 1961 तक चली थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये कब से कब तक चली थी, तो 1956 से 1961 तक चली थी। लेकिन बात करें इस योजना के मॉडल की साथी, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी तो ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन से, तो याद रखेंगे नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना और 1956 से 61 तक चली थी, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछ रहा था पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों के नाम। ऐसे क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो हम सारी की सारी नदियां देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो याद रखेंगे जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, एक नाम तो याद रख लेंगे सह्याद्री। क्या नाम साथी, सह्याद्री नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। और याद रखेंगे जो इनकी प्रमुख नदियां हैं, तो इनमें से पहली नदी हो जाएगी गोदावरी। कौन सी नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे गोदावरी नदी। दूसरी आपकी कृष्णा हो जाएगी, कृष्णा के अलावा तीसरी कावेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीन प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। इसके अलावा इनकी कई छोटी सहायक नदियां हैं। इनकी जो ये कृष्णा, कावेरी और गोदावरी हैं, इनकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमवती और मांडवी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मांडवी जो नदी है इसको गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं। मांडवी नदी आपकी 3 राज्यों से होकर बहती है। मांडवी नदी की बात करें 3 राज्यों से होकर बहती है, जिनमें आपका कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के अलावा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के अलावा आपका क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मांडवी, तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमवती आदि प्रमुख नदियां हैं जो कहाँ से निकलती हैं साथी, पश्चिमी घाट से। और पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देखो सभी को पता होगा 61वां जो संविधान संशोधन है ये आपका हुआ तो कब था, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। लेकिन ये पता होगा कि इसमें आयु जो आपकी 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की। तो याद रखेंगे जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये वर्ष 1988 में आया था। साथ ही इस क्वेश्चन में बीपीएससी ने क्या माना है, तो याद रखेंगे बीपीएससी ने इसको क्या माना है, 1988 माना है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए इसको याद रखेंगे। जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये आपका वर्ष 1988 में आया था, परंतु राजीव गांधी सरकार में इसको 1989 में पारित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे साथी। बीपीएससी ने इसको क्या माना, 1988, लेकिन क्योंकि ये अधिनियम आया था, लेकिन जब पारित हुआ है तो राजीव गांधी सरकार थी उस समय, और याद रखेंगे 1989 में क्या हुआ, ये पारित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें साथी इसके मतदान की, किसकी, इसमें क्या हुआ था, तो इसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। इंपॉर्टेंट है, 21 वर्ष से कितनी कर दी गई थी साथी, 18 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1988 का अधिनियम 1989 में आया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था G20 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कह रहा है G20 2022 का आयोजन कहाँ पर होता है, तो सभी को पता होगा साथी G20 2022 की बैठक कहाँ पर होती है, इंडोनेशिया जो आपका देश है उसके बाली शहर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इंडोनेशिया के बाली शहर में क्या होता है, G20 की मीटिंग होती है। बात करें G20 की, तो याद रखेंगे 2023 में G20 की मेज़बानी कौन कर रहा है साथी, अपना प्यारा भारत कर रहा है। कौन कर रहा है, G20 2023 की मेज़बानी अपना भारत कर रहा है। और G20 के शेरपा, यहाँ पर GT के हो गया है, आप याद रखेंगे जो G20 है इसके शेरपा कौन है, तो याद रखेंगे वर्तमान में भारत ने अमिताभ कांत को बनाया था। किसको बनाया साथी, अमिताभ कांत को बनाया है। और अमिताभ कांत आपके नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 2022 की बैठक कहाँ पर हुई थी, तो बाली इंडोनेशिया में होती है। बात करें साथी G20 की स्थापना की, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना 1999 में होती है। कब है, तो 1999 में होती है। इसमें 19+1 करके कुल मिलाकर के 20 देश शामिल है। कितने, 20। 19 क्या है, 19 तो आपके देश हो जाएंगे, लेकिन एक आपका संगठन है जिसे हम EU के नाम से जानते हैं, यानी कि यूरोपीय यूनियन के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2022 में नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कह रहा है 2022 में नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, तो याद रखेंगे 2022 में जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं यानी कि इकोनॉमिक चीफ कौन बने हैं, तो याद रखेंगे डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। कौन बने हैं, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनका साथी क्या क्या होता है, तो याद रखेंगे एक ये रिपोर्ट जारी करते हैं बजट के एक दिन पहले।
आप याद रखेंगे बजट जिस दिन पेश होना होता है उस दिन के एक दिन पहले आपका मुख्य आर्थिक सलाहकार क्या करता है, एक इकोनॉमिक सर्वेक्षण जारी करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो बी अनंत नागेश्वर ने इस बार जारी किया था। इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है कोणार्क का मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो याद रखेंगे कोणार्क का मंदिर कहाँ पर स्थित है। साथी बात करें कोणार्क के सूर्य मंदिर की, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सभी को पता होगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा सभी को पता होगा प्रत्येक व्यक्ति की जेब में, यानी कि सॉरी माफी चाहेंगे, 10 रुपए के नोट पर भी स्थित है। इसको याद रखेंगे, ट्रिक है ये, प्रत्येक व्यक्ति की जेब में, यानी कि 10 रुपए तो होता ही होता है। और कोणार्क का मंदिर आपका कहाँ पर होगा जाएगा, जो आपका 10 रुपए के नोट पर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला सूर्य मंदिर था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन हाल ही में दूसरा मंदिर बन चुका है आपका सौर ऊर्जा से संचालित, वो गुजरात में है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है, वो भी याद रखेंगे। लेकिन जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था ये आपका देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित मंदिर था। लेकिन बात करें इसके निर्माण की, तो याद रखेंगे इसका निर्माण गंगवंशी राजा नरसिंह देव ने करवाया था। किसने, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, आज का अगला क्वेश्चन साथी पूछ रहा है हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना है। क्या कह रहा है, हाल ही में T20 मैचों के 400 मैच खेलने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना है। तो सभी याद रखेंगे जो आपका हिटमैन के नाम से जाना जाता है, रोहित शर्मा। कौन सा, भारतीय टीम का जो कप्तान है रोहित शर्मा, ये क्या बना है, तो याद रखेंगे 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और वर्तमान में भारतीय टीम के क्या है, तो याद रखेंगे कप्तान भी है, ठीक है, कप्तान है, इनको याद रखेंगे। और इनके नाम ओडीआई में, किसमें साथी, ओडीआई में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 3 डबल सेंचुरी लगाई है। कितनी, 3 आपकी डबल सेंचुरी लगाई है, एकमात्र खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। तो रोहित शर्मा, इनके बारे में याद रखेंगे। एकमात्र ऐसे भी खिलाड़ी बने हैं जो भारतीय टीम के कप्तान रहते हुए तीनों फॉर्मेट में क्या बनाया है, शतक बनाया है। भारतीय टीम के पहले कप्तान हैं जिन्होंने कप्तान रहते हुए तीनों फॉर्मेट में शतक बनाया है। तो याद रखेंगे भारतीय टीम के रोहित शर्मा ने 400 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी भारत के बन चुके हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है 68वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था। क्या कह रहा है, जो 68वां मिस वर्ल्ड का खिताब हुआ था ये किसने जीता था। साथी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी इसका आयोजन कब हुआ था, तो 2017 में हुआ था। 2017 में आप सभी को पता होगा भारत की जो आपकी अभिनेत्री थी, वर्तमान में अभिनेत्री बन चुकी है, पहली एक कंटेस्टेंट थी किसकी, तो मिस वर्ल्ड की। तो याद रखेंगे मानुषी छिल्लर नामक जो आपकी लड़की थी, इसने क्या जीता था 2017 में, 68वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था 2017 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। मानुषी छिल्लर ने 68वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है बारडोली सत्याग्रह का आयोजन कब हुआ था। कह रहा है जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था साथी ये कब हुआ था। तो याद रखेंगे जो बरदौली सत्याग्रह था साथी ये आपका सरदार पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था। किसके, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनके नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1928 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह होता है। और इसी दौरान बरदौली की महिलाओं के द्वारा इनको किसकी उपाधि दी जाती है, सरदार की उपाधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे सरदार की उपाधि किसने दी, तो बरदौली की महिलाओं ने। और किस आंदोलन के तहत, तो बरदौली सत्याग्रह के तहत 1928 में। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था डूरंड कप 2022 का विजेता कौन बना है। क्या कह रहा था साथी, डूरंड कप 2022 का विजेता कौन बना है। देखो साथी आज स्लो बोलने की कोई कवायद नहीं है क्योंकि कल ही आपका लास्ट दिन है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप एक बार से दोस्तों में यदि क्लास पसंद आ रही है और प्रयास पसंद आ रहा है तो दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे। आज का अगला क्वेश्चन पूछा था डूरंड कप 2022 का विजेता कौन बना है। तो सभी साथी याद रखेंगे डूरंड कप जो 2022 है इसका विजेता सुनील छेत्री की कप्तानी में। किसकी, सुनील छेत्री की कप्तानी में आपका बेंगलुरु एफसी। कौन सा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे साथी। जो डूरंड कप है 2022 का विजेता सुनील छेत्री की कप्तानी में कौन बना है, तो बेंगलुरु एफसी बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या कह रहा है साथी, तो याद रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा था हमसे, तो इसको याद रखेंगे। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 यानी कि ब्रंजक चूड़। ठीक है, इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, तो याद रखेंगे इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में ब्रंजक चूड़, इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर और CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। क्या कह रहा है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। साथी याद रखेंगे जो 74वां संविधान संशोधन होता है ये 1992 में होता है। कब होता है, तो 1992 में होता है और नगर निकाय से संबंधित है। किससे, तो याद रखेंगे जिसको हम नगर पालिका के नाम से जानते हैं। वर्तमान में आप जानते होंगे किसी शहर में रहते होंगे तो वो किसी न किसी नगर पालिका में आता है, तो नगर पालिका के नाम से जानते हैं। इसको याद रखेंगे, नगर निकाय के जो स्थानीय स्वशासन था इससे संबंधित था आपका 74वां संविधान संशोधन।
बात करें इस संविधान संशोधन के तहत क्या होता है, तो भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। कौन सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और 12वीं अनुसूची में आपके कुल 18 विषय हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा साथी, जो आपका नगर निकाय है तो इसकी अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। क्या कह रहा है? राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो याद रखेंगे राम नारायण जो है साथी भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। कौन से? तो ये सारंगी बजाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। क्या कह रहा है साथी? जो ओलंपिक 2024 होगा इसका आयोजन कहाँ पर होगा। तो सभी साथी याद रखेंगे 2024 ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी, देखो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। कहाँ पर? और ये भी याद रखेंगे 33वें क्रम का होगा। जो ओलंपिक 2024 होगा ये कहाँ पर होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा और यह 33वें क्रम का होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे 33वें क्रम के ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होगा। तो याद रखेंगे आप कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके अलावा बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक की साथ ही शुरुआत कब हुई थी? तो पहली बार 1896 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे पहली बार ओलंपिक की शुरुआत 1896 में होती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो 2020 का ओलंपिक हुआ था, किसका? 2020 का ओलंपिक हुआ था। इसमें भारत ने 1-2 का 4 करके गोल्ड जीते थे, सॉरी 1-2 का 4 करके क्या जीते थे? पदक जीते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एक आपका गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 आपके ब्रॉन्ज, 1-2 का 4 टोटल 7 पदक जीते थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसलिए इसको मैंने प्रिंट नहीं किया क्योंकि इसको ऐसे ही बता देंगे। कह रहा है 2020 में भारत ने 1-2 का 4 करके कुल मिलाकर 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 आपके ब्रॉन्ज शामिल थे। और पहली बार ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896 में। बात करें ओलंपिक समिति की, तो इसका मुख्यालय साथी आपका हो जाएगा ल्यूसाने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ल्यूसाने में इसका क्या हो जाएगा साथी? मुख्यालय हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में किसका? IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। क्या कह रहा है साथी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे इसकी रचना अल बरूनी ने की थी। किसने? अल बरूनी नामक जो आपका व्यक्ति था, इसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब उल हिंद का जो अर्थ होता है इसका क्या होता है? तो याद रखेंगे भारत की खोज, इसका अर्थ होता है भारत की खोज। इसको अच्छे से याद रखेंगे। किताब उल हिंद जिसकी रचना हुई है, इसकी रचना अल बरूनी के द्वारा की गई है और भारत की खोज नामक इसे कहा जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी 2022 में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन कहाँ पर हुआ था। कह रहा है जो 2022 के राष्ट्रीय खेल थे इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो याद रखेंगे जो 36वें क्रम के थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 36वें क्रम के जो राष्ट्रीय खेल थे इनका आयोजन 2022 में गुजरात में किया गया था। कहाँ पर? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे गुजरात में इनका आयोजन होता है। और इसमें पहले स्थान पर आपका सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड रहता है। कौन सा थी? जो आपका सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड है इसमें पहले स्थान पर रहता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 2022 में राष्ट्रीय खेलों जो 36वें क्रम के थे इनका आयोजन गुजरात में होता है। सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड इसमें पहले स्थान पर रहता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है महमूद गजनबी। क्या कह रहा है साथी? महमूद गजनबी और भीम प्रथम के मध्य युद्ध कब लड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कह रहा है महमूद गजनबी और भीम प्रथम के मध्य युद्ध कब लड़ा गया। तो याद रखेंगे महमूद गजनबी और भीम प्रथम इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था 1026 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कब हुआ था? तो 1026 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे। जो ये युद्ध हुआ था इसमें भीम प्रथम जीता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गया तो इसके बाद दोबारा इसने गुजरात पर आक्रमण किया। इसमें इसको भीम प्रथम ने अपनी माता की सहायता से क्या किया? महमूद गजनबी को बुरी तरह से पराजित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। महमूद गजनबी और भीम प्रथम के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो 1026 में हुआ था। और जब हमने डिस्कस किया भाई पीछे किताब उल हिंद जो आपका अल बरूनी था, ये महमूद गजनबी के साथ ही भारत आया था। जो आपका कौन था? याद रखेंगे अल बरूनी। अल बरूनी जो था ये इसी के साथ महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और इसने किताब उल हिंद यानी कि भारत की खोज नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहिनी अट्टम नृत्य किस हिंदू भगवान को समर्पित है। कई बार ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो याद रखेंगे जो मोहिनी अट्टम नृत्य है साथी ये आपका भगवान विष्णु को समर्पित हो जाएगा। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें ये कहाँ पर होता है, तो भारत के अपने दक्षिण भारत के जो केरल राज्य, कौन सा? अपना जो केरल राज्य है, केरल राज्य में क्या होता है? तो मोहिनी अट्टम होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम कहाँ पर होता है साथी? भगवान विष्णु को समर्पित केरल राज्य में होता है और इसमें केवल एकल महिला करती है। ये भी याद रखेंगे, एकल महिला। इसको समझ गए तो सबको समझ गए। ठीक है, एकल महिला मतलब एक स्त्री करती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हर्षचरित्र पुस्तक की बात करें तो याद रखेंगे हर्षचरित्र पुस्तक के जो राजा हैं हर्षवर्धन, इनके शासनकाल का वर्णन मिलता है। हर्षचरित्र में क्या है? तो याद रखेंगे राजा हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन मिलता है। और इस पुस्तक की जो रचना है साथी उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट।
कौन थे? हर्षचंद्र के दरबार में रहता था बाणभट्ट ने इसकी क्या की थी? रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन था और इसने हर्षचरित की रचना की थी। इसके अलावा बात करें हर्षवर्धन की, तो ये भी एक लेखक था। इसने प्रियदर्शिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? तो याद रखेंगे साथी, इसने प्रियदर्शिका, कौन सी? प्रियदर्शिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसको याद रखेंगे। कौन सी? प्रियदर्शिका पुस्तक आपकी हर्षवर्धन की अच्छी पुस्तक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विधि के समक्ष, क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें विधि के समक्ष समता या समान संरक्षण, तो याद रखेंगे ये आपका कहाँ पर? मौलिक अधिकारों में। कहाँ पर साथी? ये आपका मौलिक अधिकारों में होता है, प्रत्येक व्यक्ति को ये प्राप्त है। तो याद रखेंगे इसमें अनुच्छेद जो 14 है, कौन सा? मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद 14 है, यहाँ पर क्या मिलता है? विधि के समक्ष समता मिलती है हमको, और इसके बाद समान संरक्षण मिलता है। बात करें तो याद रखेंगे ये प्रत्येक भारतीय को प्राप्त एक मौलिक अधिकार है। विधि के समान जो संरक्षण है अनुच्छेद 14, तो सभी को पता होगा। जो मौलिक अधिकार हैं आपके, ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आते हैं। तो इन्हीं में क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 14, जिसमें क्या है? कानून के समक्ष समानता या फिर समान संरक्षण। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो आज रॉकेट क्लास है, आप क्लास का आनंद लीजिए, एक अच्छी सी लीड लगा लीजिए, कोई पेन नहीं चलाना, केवल एग्जाम से पहले इसको याद करना है। तो याद रखेंगे, कह रहा है मनरेगा, कह रहा है मनरेगा एक्ट कितने दिनों में काम करने की अनुमति होती है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो मनरेगा योजना थी, इसमें कितने दिनों पर काम करने की अनुमति होती है? तो याद रखेंगे सबसे पहले इसकी शुरुआत नरेगा के नाम से होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मनरेगा की शुरुआत वर्ष 2005 में भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ था। जो नरेगा था, इसकी शुरुआत हुई 2005 में। इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको याद रखेंगे, जब इसको मनरेगा कर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना इस तरह से था। तो इसमें माँ का अर्थ क्या है? आगे जो माँ जोड़ा गया है, इसमें महात्मा गांधी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा में तब्दील कर दिया है। इसके तहत जो भारतीय नागरिक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो भारतीय नागरिक हैं, इनको 100 दिन रोजगार मिलेगा। कितने दिन? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 100 दिन रोजगार मिलेगा। किसके तहत? तो मनरेगा एक्ट के तहत। और मनरेगा जो एक्ट था, ये नरेगा के नाम से 2005 में आता है और 2009 में इसको मनरेगा कर दिया जाता है। इसके अलावा अभी याद रखेंगे, हाल ही में राजस्थान ने, किसने? आप एक कोने में लिख लेंगे, राजस्थान ने इसको अभी हाल ही में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इसको याद रखेंगे, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई आई है नरेगा के स्थान पर। नरेगा जैसी जो योजना है, ये राजस्थान राज्य ने चलाई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना में भी क्या होगा? तो याद रखेंगे 100 दिन रोजगार देगी सरकार। जो आपकी राजस्थान सरकार है, वो आपको 100 दिन रोजगार देगी, लेकिन शहरी व्यक्तियों के लिए। किसके लिए? क्योंकि इसका नाम ही है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 100 दिन रोजगार शहर के जो व्यक्ति हैं उनके देगी। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछ रहा था, जो बाफ्टा पुरस्कार 2022 है, कौन? बाफ्टा पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? कह रहा है जो बेस्ट एक्ट्रेस है बाफ्टा पुरस्कार 2022 में, तो इसमें किसे मिला है? तो याद रखेंगे जो जोआना स्केलर है। कौन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जोआना स्केलर, ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे सीजीएल। ठीक है, जो आपका प्री हुआ था सीजीएल, उसमें पूछा गया था बाफ्टा फिल्म जो आपका बेस्ट एक्ट्रेस है। कौन? बेस्ट एक्ट्रेस है बाफ्टा की, इनमें याद रखेंगे जोआना स्केलर को दिया गया है। और इनकी फिल्म कौन थी? तो याद रखेंगे आफ्टर लव फिल्म के लिए दिया गया है। ये भी याद रखेंगे, प्यार के बाद, यानी कि आफ्टर लव जो फिल्म है, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है जोआना स्केलर को। बात करें इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखेंगे बिल स्मिथ को मिला है। किसको? बिल स्मिथ को मिला है। और इनकी फिल्म कौन थी? तो कोड़ा फिल्म थी। ये भी याद रखेंगे, इनकी फिल्म कौन थी? कोड़ा फिल्म थी। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सतलुज और काली के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? क्या कह रहा है? जो सतलुज और काली नदी है, इनके मध्य कौन सा हिमालय है? तो याद रखेंगे साथी, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 4 भागों में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कितने भागों में साथी? 4 भागों में। और जो सतलुज और काली का हिमालय है, इसको कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी को हम कभी कभी ऑप्शन देगा आपको उत्तराखंड हिमालय। कौन सा साथी? जो आपका उत्तराखंड हिमालय है, यही ऑप्शन कभी कभी दे देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जो कुमायूं हिमालय, इसको उत्तराखंड हिमालय, ये काली और सतलुज के बीच में है। देखते हैं हम आगे चल करके जो आपका हिमालय वो कौन कौन से 4 भागों में बटे हैं। देखो ये है आपका, तो याद रखेंगे सबसे पहले तो ये आपकी हो गई सिंधु नदी। कौन सी? ये सिंधु नदी हो गई। जो सिंधु और जो आपकी ये कौन सी है? सतलुज। सिंधु और सतलुज के बीच में जो हिमालय है, इसको पंजाब हिमालय या फिर इसी को साथी कश्मीर हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? याद रखेंगे, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। जो किसके किसके मध्य है? तो याद रखेंगे सिंधु और आपके सतलुज। ठीक है, सिंधु और सतलुज के बीच है। और फिर इसके बाद देखेंगे सतलुज और काली। कौन? ये आपकी काली है
और इसके बाद क्या है, ये सतलुज है। इनके बीच जो हिमालय है इसको क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखें काली और ये नदी है आपकी तीस्ता, कौन सी, तीस्ता। काली और तीस्ता के मध्य कौन सा हो जाएगा आपका, नेपाल हिमालय, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ से आती साथी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी, तो यहाँ पर ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है। और जो ये हिमालय है, कौन सा, ये हिमालय, इसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखेंगे प्यारे साथी। देखो पहले हमने देखा सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय, फिर हमने सतलज और काली के बीच में देखा, सतलज काली के बीच में कुमायूं हिमालय, या फिर इसको क्या कहते हैं, उत्तराखंड हिमालय, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा हमने देखा काली और तीस्ता के मध्य, साथ ही नेपाल हिमालय, ये भी याद रखेंगे, नेपाल हिमालय। इसके अलावा बात करें तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य, जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का ये एरिया है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, असम हिमालय से। तो उम्मीद करता हूँ हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है इसको आप समझ गए होंगे। ये पश्चिम से पूर्व पूछा ही जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ये किस क्रम में पूछा जाता है, तो पश्चिम से पूर्व। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब हवा गर्म होती है, क्या कह रहा है, जब हवा गर्म होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर उसको लू कहते हैं, ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन जब हवा गर्म होती है तो उसका एक जो वैज्ञानिक कारण है, तो ये गर्म जब होती है तो इसके ये विस्तृत हो जाती है, कैसी, यानी कि जैसे पहले सिकुड़ी हुई है, यानी कि ऐसा होता नहीं है। पहले मान लीजिए वो हवा आपकी एक स्थान पर है, लेकिन जब वो गर्म हो जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाती है, हल्की भी हो जाती है, ये भी याद रखेंगे। जब हवा जो होती है ये गर्म होने के साथ साथ क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है और विस्तृत हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हवा क्या हो जाती है, विस्तृत और हल्की, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सेफ अंडर सेफ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, कह रहा है अंडर सेफ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो सभी साथी याद रखेंगे, जो अंडर सेफ का मतलब क्या है, यहाँ पर सेफ का मतलब सबसे पहले देखना चाहिए, किसका, सेफ का। तो सेफ के बारे में आप याद रखेंगे, साउथ एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन, क्या नाम हो जाएगा, साउथ एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। जो आपके साउथ के जो देश हैं, भारत है, बांग्लादेश है, आपका म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, सिंगापुर है, इस तरह से जो देश हैं इनमें एक चैंपियनशिप होती है फुटबॉल के लिए। उनमें जो आपका अंडर 17 ग्रुप था, किसका, अंडर 17 जो ग्रुप था साथी, इसका खिताब किसने जीता है, तो याद रखेंगे पहली बार, क्योंकि पहला प्यार पहली बार किसने जीता है साथी, आपका भारतीय टीम ने जीता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और फाइनल में हमने किसे हराया साथी, बांग्लादेश को, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, बांग्लादेश को हराया है। इसमें फाइनल में हमने भारतीय टीम ने पहली बार अंडर 18 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का क्या जीता है, तो खिताब जीता है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं, क्या कह रहा है, विश्व जो शरणार्थी दिवस है इसको कब मनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। बात करें साथी विश्व शरणार्थी दिवस की, तो याद रखेंगे 20 जून को मनाते हैं। कब साथी, पहले तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 20 जून को, लेकिन क्वेश्चन एक और बनेगा कि क्यों मनाते हैं। तो याद रखेंगे, जो दुनिया भर में शरणार्थी है, जैसे आप यहाँ से कहीं अमेरिका गए, तो अमेरिका में आपको वीजा जब आपका खत्म हो गया तो आप वहाँ के क्या हुए, शरणार्थी, तो आपको इसकी जागरूकता देंगे। आप जागरूकता देने के लिए क्या बनाया गया है, तो विश्व शरणार्थी दिवस बनाया गया है। याद रखेंगे, जो यूनाइटेड नेशन है यानी कि यूएनओ, इसके द्वारा का 4 दिसंबर, एक मिनट, यहाँ पर 1970 होना चाहिए, 2020 हो गया, मिसप्रिंट हो गया साथी। यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे, 2020 नहीं होगा, 4 दिसंबर 1970, 4 दिसंबर 1970 ऐसे ही कुछ था, आप इसको देख लेंगे, ये मिसप्रिंट है। यूनाइटेड नेशन द्वारा 4 दिसंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या किया था, तो इसे घोषित किया था, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको घोषित किया था। कब किया था, 4 दिसंबर 1970 को, और तभी से हम 20 जून को क्या मनाते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, क्या पूछ रहा है साथी, तो याद रखेंगे, जो मानव रक्त होता है इसका पीएच मान कितना होता है। बात करें साथी मानव रक्त की, तो याद रखेंगे इसका पीएच मान 7.4 होता है, कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बायोलॉजी से एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हर बार आपसे एग्जाम में। जो मानव रक्त है इसका एग्जाम जो आपका पीएच मान होता है तो इसको याद रखेंगे, जो आपका पीएच मान होता है इसको 7.4 कहते हैं। इसके अलावा बात करें दूध की, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे एग्जामिनर, कह रहा है दूध का पीएच मान, तो याद रखेंगे 6.5 से 6.7 तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्केल में कितना होता है, 6.5 से 6.7। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, देखो यहाँ पर आपका होता है 0, इसके बाद -14 तक होता है, इसके बाद क्या होता है, सॉरी यहाँ पर एक मिनट साथी, यहाँ पर होता है आपका 7, क्या होता है 7, ठीक है, इस तरह से होता है 1 से लेकर के 7 तक। यहाँ से जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। और 7 से जो 14 तक होते हैं ये कैसे होते हैं, ये क्षारीय होते हैं। तो याद रखेंगे, इनको अच्छे से याद रख लेंगे, ये कैसे हो जाएंगे आपके क्षारीय, ठीक है। जो 7 से 14 तक होंगे, 7 आपका उदासीन होता है, ना तो ये क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है।
जो आपका साथ होता है ये कैसा होता है? उदासीन। इसी को हम क्या देते हैं? लवड़ी। क्या कहते हैं? लवड़ी। यदि ना तो क्षारी ना तो अम्ली, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसको क्या कहते हैं? लवड़ी कह देते हैं। और 1 से 7 के बीच में जो भी आता है वो कैसा होता है? अम्ली। तो आपका जो 7 से ऊपर होता है, देखो यहाँ पर 7 से ऊपर है, ये आपका रक्त कैसा हो जाएगा? क्षारी हो जाएगा। किसी व्यक्ति का रक्त कैसा हो जाएगा? आपको याद रखना है, क्षारी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, मनुष्य का रक्त कैसा होता है? तो याद रखेंगे क्षारी। लेकिन बात करें वहीं दूध की, देखो ये 7 से थोड़ा कम है, तो याद रखेंगे ये कैसा हो जाएगा? ये अम्लीय हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा था, जेवलिन थ्रो डायमंड लीग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कह रहा है जेवलिन थ्रो डायमंड लीग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो याद रखेंगे जो जेवलिन थ्रो था साथी, ये आपका डायमंड लीग का खिताब किसने जीता है? तो भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। ठीक है, कौन साथी? नीरज चोपड़ा। आजकल यही बंदा छाया हुआ है आपके जेवलिन में। किसमें? जेवलिन में ये बंदा छाया हुआ है। इसने जब डायमंड लीग था, इसका खिताब जीता था, तो याद रखेंगे इस दौरान इसने 88.44, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 88.44 मीटर क्या फेंका था? भाला फेंका था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि पूछ लेगा आपसे डायमंड लीग के दौरान नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंका। तो याद रखेंगे 88.44 मीटर की दूरी पर भाला फेंका। और ये भी याद रखेंगे जो डायमंड लीग है, इसका खिताब जीतने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं, पहले भारतीय। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। कह रहा है भारत के पहले खिलाड़ी यानी एकमात्र खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ पर रखी है? जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो याद रखेंगे ये कहाँ पर रखी है? तो सबसे पहले तो गुजरात में। कहाँ पर साथी? गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पर? तो भावनगर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी है। तो याद रखेंगे इसमें ब्राउनफील्ड कोर्ट, ये भी एक नाम है, ये भी आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा ब्राउनफील्ड कोर्ट की स्थापना कहाँ पर हुई? तो गुजरात के भावनगर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस दौरान भारत सरकार क्या करेगी? तो 4000 करोड़ का निवेश करेगी। कितना? जो 4000 करोड़ रुपए है इसका निवेश करेगी और इसको विकसित करेगी। ठीक है, सीएनजी टर्मिनल को विकसित करने के लिए कितना रुपए? तो 4000 करोड़। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए हैं। और आपको यदि क्लास पसंद आ रही है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यदि क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी से निवेदन है, एक बार दोस्तों में सेशन को शेयर जरूर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सेशन को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य आप सभी के लिए एक जो एग्जाम है उसके पहले एक अच्छी सी क्लास लेकर आना है। ठीक है, जो माफ़ी चाहेंगे जो पिछले विद्यार्थी थे उनके लिए क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि अब डीआरडीओ का एग्जाम चल रहा था। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर कोई नहीं करवा रहा है तो आप ही करवा दीजिए। ठीक है, तो डीआरडीओ के एग्जाम के एनालिसिस में लगे रहे थे। तो याद रखेंगे जो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा है इसको याद रखेंगे। इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है? तो याद रखेंगे 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा साथी? 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको क्या जोड़ा जाता है? तो भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। और अनुसूची 8 में, किसमें? अनुसूची 8 में। ये भी याद रखेंगे जो भारत की भाषाएं कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 8 में। याद रखेंगे इन 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। याद रखेंगे इसे हम नेपाली, मणिपुर, कोंकणी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें, ये तो उससे पहले जो मूल संविधान था साथी, ये क्वेश्चन पूछ लेगा मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थी? तो याद रखेंगे मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी साथी। कितनी? केवल 14, ओनली 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। 15वीं जो भाषा थी इसका नाम था सिंधी। क्या नाम था साथी? सिंधी। और सिंधी जो भाषा थी ये आपकी किस नाम से जोड़ी गई थी? सॉरी, किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? तो 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद आपकी 4 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। वो आपका संविधान संशोधन कौन था? तो याद रखेंगे इसके अलावा एक 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं बीडी माचिस नाम से। किस नाम से? तो याद रखेंगे बीडी माचिस नाम से। बीडी माचिस की बात करें तो याद रखेंगे 4 भाषाएं हैं। इनमें कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, याद रखेंगे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। और इन 4 भाषाओं की बात करें तो ये आपका 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इसके तहत इसको जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है? तो याद रखेंगे 2004 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और बात कर लें कुल अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं संविधान में। देखो मूल में तो 14 थी, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 14, 1, 15, 3, 18, 4, 22, टोटल 22 भाषाएं। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। इस तरह से जोड़ेंगे 1 + 3 + 4। ठीक है, 15 के बाद जोड़ लेंगे आप 15, 16, 3, 19, 14, 1, 15, 3, 18, 4, 22। ठीक है, 4 भाषाएं हैं आपकी वर्तमान में। किसमें? तो संविधान में, और संविधान की 8वीं अनुसूची में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, रज पर्व का त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछता था रज पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखेंगे अब पूछ रहा है कितने दिनों तक मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखेंगे भारत के ओडिशा राज्य में सबसे पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए कहाँ पर, तो ओडिशा राज्य में। इसके बाद बात करेंगे 3 दिनों तक, कितने दिनों का साथी, ये 3 दिनों तक मनाया जाता है। साथी क्यों मनाया जाता है, तो वहाँ के किसान ऐसा मानते हैं जो पृथ्वी होती है इसका मासिक धर्म चक्र चलता है। क्या चलता है, मासिक धर्म चक्र चलता है, इसलिए 3 दिनों तक वहाँ का किसान कोई भी काम नहीं करता, ना तो जुताई, ना तो बुवाई, ना तो गुड़ाई, ना तो कटाई, कुछ भी नहीं करता इस दौरान पृथ्वी पर। ठीक है, तो याद रखेंगे जो किसान होते मुख्यतः ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो किसानों के द्वारा। कितने दिनों तक, 3 दिनों तक। पृथ्वी के मासिक धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है, क्योंकि जो रज है, क्या साथी, ये रज का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। रज का अर्थ धूल कहते हैं। ठीक है, धूल किससे बनती है, तो पृथ्वी से बनती है। ठीक है, रज पर्व त्यौहार उड़ीसा राज्य में 3 दिनों तक मनाया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारत का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है। क्या कह रहा है, जो भारत का सबसे पश्चिमी छोर है ये कौन सा है, तो याद रखेंगे ये गौर माता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथी, ये गौर माता के नाम से जाना जाता है। आप कुछ इस तरह से प्लस का निशान खींच लेंगे। क्या खींचेंगे, एक मिनट, सबसे पहले आप इस तरह से प्लस बनाएंगे। बात करें सबसे उत्तरी की, तो ये इंदिरा कौल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा कौल हो जाएगा। पश्चिमी की बात करें तो गौर माता हो जाएगा, और पूर्वी की बात करें तो आपका किबिथु हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, किबिथु। देखो हम यहाँ पर आपके लिए लिख कर लाए हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको हम आपके लिए लिख कर लाए हैं। सबसे पश्चिमी छोर गौर माता, और सबसे पूर्वी कौन सा, जो पूर्वी छोर है इसको किबिथु पॉइंट, कौन सा, किबिथु पॉइंट। अभी प्लस बनाया था, यहाँ पर जो हो जाएगा वो किबिथु पॉइंट हो जाएगा, और पश्चिमी पर क्या हो जाएगा, गौर माता। लेकिन बात करें सबसे उत्तरी छोर की, तो इंदिरा कौल, कौन सा, जो ये उत्तरी छोर है साथी, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका इंदिरा कौल कहलाएगा। जो दक्षिणतम छोर है इसको भी याद रखेंगे, दक्षिणतम छोर यहाँ पर पड़ता है अंडमान निकोबार में, ये कहलाता है आपका कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहलाता है, ये भी याद रखेंगे। इसके पहले इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। लेकिन बात करें मुख्य बिंदु, मुख्य दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो याद रखेंगे ये कैप कैमोरिन है। क्या है साथी, ये कैप कैमोरिन है, ये भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है आपसे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नागरिकता एक्ट। क्या पूछ रहा है साथी, नागरिकता एक्ट भारत में कब लागू हुई। नागरिकता एक्ट कब लागू हुआ, तो याद रखेंगे सर्वप्रथम 1955, ठीक है, 55 नहीं सॉरी, आपका सर्वप्रथम जो नागरिकता एक्ट था 1955 में लागू हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बात करें साथी नागरिकता की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में उल्लेख मिलता है नागरिकता का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नागरिकता जो अधिनियम था 1955 में आया था, संविधान के भाग 2 या फिर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखेंगे। कह रहा है डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना जो आपका स्वतंत्रता अधिनियम था, भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 का, कौन सा, 1947 का, इसके तहत साथी क्या हुआ था, तो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान की स्थापना भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 का, इसी से भारत से अलग करके कर दी गई थी। ठीक है, बात करें पाकिस्तान की, तो याद रखेंगे पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। कब मनाता है, 14 अगस्त को। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, इसी दिन भारत में कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखेंगे इस दिन छोटा भाई हमसे अलग हुआ था, इसलिए विभाजन विभीषिका दिवस, कौन सा, विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार 2022 में मनाया गया था, ये भी याद रखेंगे। ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था साथी, ये 2022 में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 14 अगस्त को जिस दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उसी दिन साथी हम क्या मनाते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ताकि उनको क्या दिला सकें, याद दिला सकें कि तो हमको छोड़कर गए थे, आज तुम्हारी कंडीशन क्या है और हमारी कंडीशन क्या है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आज भीख मांग रहा है पाकिस्तान। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। क्या कह रहा है साथी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया था। तो बात करें साथी आरबीआई की स्थापना के बारे में, तो 1934 के अधिनियम के तहत जो एक्ट था साथी, क्या था, एक्ट था ये आपका 1934 का था। लेकिन इसकी स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल 1935 को होती है। कब साथी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है 1934 के अधिनियम के तहत। बात करें इस अधिनियम को बनाया किसने था, तो हिल्टन यंग नामक कमेटी थी। कौन सी, हिल्टन यंग नामक कमेटी थी जिसने इस एक्ट को गठन किया था। तो क्वेश्चन कहता है आपसे कि हिल्टन यंग कमेटी से किसकी स्थापना हुई, तो याद रखेंगे आपके आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 1935 में 1 अप्रैल को स्थापना होती है। इसके अलावा जो आरबीआई है साथी, इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है ये आपका कब होता है, तो याद रखेंगे 1/1/1949। कब, 1/1/1949 को इसको राष्ट्रीयकरण हो जाता है। पहले ये भारत और पाकिस्तान दोनों की बैंक थी, लेकिन वर्तमान में अब भारत की ही बची है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सॉरी कह रहा है, आज का अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी,
अनुष्का शंकर, क्या कह रहा है साथी, अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें अनुष्का शंकर की तो ये एक भारत की जानी मानी सितार वादक है। कौन है, ये आपकी महिला है, जानी मानी भारत की सितार वादक और संगीतकार है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनको ज़्यादा याद नहीं रखा है, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति जो होता है ये भारतीय संविधान का यानी कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन सा, फर्स्ट सिटीजन होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत का कैसा होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है, भारत का प्रथम नागरिक। बात करें भारत की राष्ट्रपति की तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में मिलता है। कहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख मिलता है। बात करें साथ ही इसके निर्वाचन की प्रक्रिया की यानी कि चुनाव की तो अनुच्छेद जो 55 है, अनुच्छेद 55 कहता है जो राष्ट्रपति है इसका चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति, ये नोट कर लेंगे लाइन, ये लाइन आप नोट कर लेंगे। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 55 के तहत एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का सबसे अगला क्वेश्चन कह रहा है बादल किस कारण हवा में तैरते हैं, यानी कि वायुमंडल में किस कारण बादल तैरते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बात करें बादलों की तो साथ ही इनका घनत्व इतना कम होता है, किसी चीज़ का जो घनत्व कम होगा तो वो अपने आप तैरने लगी। ये भी एक ट्रिक है, यदि आपसे पूछ रहे लकड़ी पानी में क्यों तैरती है तो याद रखेंगे लकड़ी का क्या होगा, घनत्व कम होगा, लकड़ी का होगा घनत्व कम होगा। इसी तरह से जो बादल होते हैं बादलों का घनत्व कम होता है इसलिए वायुमंडल में तैरते हुए प्रतीत होते हैं और आसानी से ये तैरते हुए दिखाई देते हैं और क्या करता है, वर्षा भी करता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, क्या कह रहा है साथी, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बात करें साथी संगाई महोत्सव की, किसकी, संगाई महोत्सव की तो संगाई क्या है, सबसे पहले तो ये याद रखना है ये एक प्रकार का क्या है, हिरण है साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। संगाई क्या है, ये एक हिरण है, याद रखेंगे। उत्तर पूर्वी राज्य है जो आपका मणिपुर, कौन सा, जो मणिपुर राज्य है, यहाँ पर क्या मनाया जाता है साथी, यहाँ पर आपका संगाई महोत्सव मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन सा, संगाई महोत्सव मनाया जाता है। और कहाँ पर, लोकटक जो झील है, कौन सी, जो लोकटक झील है साथी, इसमें काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, यहाँ पर मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। जो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यहाँ पर मनाया जाता है और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है इसमें संगाई हिरण के लिए भी फेमस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, कैसा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो प्रतीक दिखाई देता है ये ऐसा नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता, तो याद रखेंगे जो फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष सिंगल है इसका खिताब जीता था राफा ने, किसने, राफेल नडाल ने, राफा नडाल ने, इसको राफा नडाल भी कहते हैं। राफेल नडाल ने क्या जीता था, तो फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष सिंगल खिताब जीता था। इसके अलावा बात करें राफेल नडाल की तो भारत का ये सॉरी साथी ये स्पेन का एक रसगुल्ला है, कहाँ का, ये कहाँ का खिलाड़ी है तो याद रखेंगे स्पेन का एक खिलाड़ी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। ये कहाँ का खिलाड़ी है, राफेल नडाल, स्पेन का। इसके अलावा बात करें फ्रेंच ओपन में जो महिला सिंगल था, महिला एकल खिताब की बात करें तो पोलैंड की खिलाड़ी है ईगा स्विएटेक, कौन सी, ईगा स्विएटेक नामक खिलाड़ी है पोलैंड की, इसके द्वारा महिला एकल खिताब जीता गया था। देखो यहाँ पर हम 2022 की बात कर रहे हैं, अभी 23 में ये फ्रेंच ओपन शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। 2022 का जो फ्रेंच ओपन है इसका खिताब राफेल नडाल ने और महिला एकल खिताब पोलैंड के खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ने जीता था, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372A का संबंध किससे है, क्या कह रहा है, जो संविधान का अनुच्छेद 372 है इसका संबंध किससे है, तो सभी साथी याद रखेंगे अनुच्छेद 372A का संबंध नागालैंड से हो जाएगा, किससे, नागालैंड से हो जाएगा। जो ए है साथी, एक यदि किसी अनुच्छेद में ABCD कुछ जुड़ जाए तो याद रखना संविधान संशोधन होता है। बात करें कौन सा संशोधन हुआ था नागालैंड के लिए तो 13वां संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है, 1962 में होता है 13वां संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को भारत का राज्य बनाया जाता है, कौन सा, तो याद रखेंगे भारत का राज्य बनाया जाता है, इतना ही याद रख लेंगे, ठीक है। भारत का राज्य बनाया जाता है नागालैंड को 1962 के 13वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता, कह रहा है सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता, तो सभी को पता होगा भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के द्वारा इसका खिताब जीता गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत की स्टार खिलाड़ी बैडमिंटन की है जो PV सिंधु है, इनके द्वारा इसका खिताब जीता गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुराग जो ठाकुर है आपके ये आपके क्या है तो याद रखेंगे खेल मंत्री है, क्या है साथी, खेल मंत्री है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन से खेल मंत्री हैं, अच्छे से याद रख लेंगे। तो इन्होंने जो उद्घाटन किया है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन पर कहाँ पर किया गया है, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर साथी, हिमाचल प्रदेश में। साथ ही बात करें किस लिए किया गया है तो याद रखेंगे जो तैराकी के लिए पूल बनाए जाते हैं वही उन्हीं को क्या कह रहे हैं हम,
उन्हीं को कह रहे हैं हम वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। ठीक है, याद रखेंगे जो तैराकी के लिए पूल बनाए जाते हैं इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कह रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर खोले गए हैं तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। इससे क्या फायदा होगा तो याद रखेंगे इसमें जो खिलाड़ी होंगे भारत के वो क्या करेंगे, यहाँ पर तैयारी करेंगे और ओलंपिक में मेडल जीतने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथी, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, ऐसे क्वेश्चन आया था, कह रहा था वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से। तो याद रखेंगे अडैक के बारे में याद रख लेंगे, किसके बारे में, एक ट्रिक याद रखेंगे आप, इस तरह से लिख लेंगे अडैक, अडैक। ठीक है, इसको अडैक लिखेंगे तो इसका जब आप नाम बनाएंगे ADEK। ठीक है, अडैक को याद रखेंगे, ये किसमें है, वसा में। जब आप ज़्यादा तेली चीज़ें खाते हैं तो क्या कहते हैं, अटैक आ जाएगा, तेली चीज़ें ना खाओ, तो अडैक याद रख लेंगे। तो तेली का मतलब ही वसा होता है, वसा में घुलनशील कौन सी हो जाएगी, ADEK। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रख लेंगे विटामिन जो BC है, कौन, विटामिन BC है, ये सब सारी की सारी जल में घुलनशील है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विटामिन की कल हमने बात की थी, कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक ने इसकी 1912 में खोज की थी। किसने, कैसिमर जो फंक था इसके द्वारा 1912 में इसकी खोज होती है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। कह रहा है जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर 2022 की है इसमें किसे मिला है। तो याद रखेंगे इसमें जो फिल्म कोडा है, कौन सी, कोडा है, कोडा फिल्म, इसमें याद रखेंगे इसी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है। और इसी के एक्टर जो हैं, इसी फिल्म के कोडा के एक्टर हैं, इसका विल स्मिथ, कौन से, विल स्मिथ। अभी देखो हमने बात की थी वाप्टा की, आप कंफ्यूज नहीं हुए, अभी हमने वाप्टा की बात की थी, उसमें एक्टर का अवार्ड किसे मिला था, विल स्मिथ को। लेकिन इसके अलावा बात करेंगे आप ऑस्कर की, तो ऑस्कर में सबसे सर्वाधिक जो सबसे अच्छी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसमें कोडा है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन थे, विल स्मिथ थे। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है। क्या कह रहा है साथी, द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे अमिताभ घोष। ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, ग्राम सेवा कार्यक्रम किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। क्या कह रहा है, जो ग्राम सेवा कार्यक्रम है ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया है, तो याद रखेंगे SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है। क्या कह रहा है साथी, जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी राजधानी कहाँ पर है। तो सभी साथी याद रखेंगे जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 में, कब, 1336 में हरिहर, हरिया नहीं हरिहर। ठीक है, याद रखेंगे हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, ये भी याद रखेंगे। जो विजयनगर साम्राज्य था 1336 में, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, और इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो हम्पी बनाई थी, याद रखेंगे। और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक राजा हुए हैं जिनका नाम था क्या नाम था, कृष्णदेवराय। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कृष्णदेवराय। और ये एक लेखक भी थे, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आमुक्तमाल्यदा। क्या नाम था साथी, आमुक्तमाल्यदा। और कृष्णदेवराय के बारे में बात करें तो ये तुलुब वंश के हैं, किसके, तुलुब वंश के, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तुलुब वंश के हैं। देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो 1336 में हरिहर बुक्का करते हैं, लेकिन यहाँ का सबसे प्रतापी राजा होता है तुलुब वंशी। तुलुब वंशी कौन था, कृष्णदेवराय। और इसी के दरबार में क्या रहते थे, अष्टदिग्गज। क्या रहते थे, अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज रहते थे, अष्टदिग्गज रहते थे, इसको याद रखेंगे। कृष्णदेवराय के जिसमें तेनाली रामा थे, ये इस तरह से सभी साथी इनके थे। इसके अलावा कृष्णदेवराय एक लेखक था, इसने आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना की है, इसको भी याद रख लेंगे आप लोग। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है, सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है। देखो अभी हमने इसको डिस्कस किया था, कह रहा था सह्याद्री के नाम से किसे जानते हैं। तो याद रखेंगे जो आपका पश्चिमी घाट है, कौन सा, पश्चिमी घाट है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं साथी, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे जो दक्कन का पठार है इसके पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। जो दक्कन का पठार होता है आपका, दक्कन पठार के बाद में जो आपका स्थान रह जाता है उसको पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये फैला हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। तो पश्चिमी घाट आपका कहाँ पर है, दक्कन के पठार के पश्चिमी हिस्से में। और याद रखेंगे 1600 किलोमीटर, यहाँ पर 16 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पर 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर की इसकी लगभग लंबाई है। और याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है। और इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो जैव विविधता है साथी, क्या जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। जो आपकी जैव विविधता है भारत में सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिमी घाट में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। और विश्व में जैव विविधता के मामले में 8वां स्थान रखती है, ये भी याद रखेंगे। यदि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहीं पर है तो विश्व में आपकी कहाँ पर 8वें नंबर पर भारत में है, वो भारत में कहाँ पर, सह्याद्री में, यानी कि पश्चिमी घाट में। इसके अलावा पहले नंबर की बात कर लें कहाँ पर है साथी, याद रखेंगे अमेजन वर्षा वन। कहाँ पर, अमेजन, जो आपके अमेजन वर्षा वन है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, पहले नंबर पर सर्वाधिक जैव विविधता हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस पर्व को क्या कहते हैं, शाही स्नान के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे जो शाही स्नान होता है साथी, ये आपका कुंभ मेले में होता है। कहाँ पर, जो कुंभ मेला होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, शाही स्नान करते हैं। याद रखेंगे बात करें कुंभ के आयोजन की,
तो सर्वप्रथम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आप याद रख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद रखेंगे। जो सर्वप्रथम इसका निर्माण किसने करवाया था, यानी कि जो आपका कुंभ मेला था इसका सर्वप्रथम आयोजन किसने करवाया था, तो हर्षवर्धन ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे साथी। कुंभ का सर्वप्रथम आयोजन किसने करवाया था, हर्षवर्धन ने। और याद रखेंगे ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक महाकुंभ होता है। क्या होता है, प्रत्येक 12 वर्ष में एक महाकुंभ होता है। और भारत के केवल 4 स्थानों पर, कौन कौन से स्थान है, तो स्थानों के बारे में बात कर लें साथी। तो ये स्थान आपका प्रयागराज, कौन सा, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, हरिद्वार, हरिद्वार के अलावा नासिक, नासिक के अलावा उज्जैन। ये 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक महाकुंभ पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्रम से प्रत्येक 12 वर्ष में 4 स्थानों पर क्या पड़ता है, महाकुंभ। और पहली बार महाकुंभ की स्थापना किसने करवाई थी, तो याद रखेंगे राजा हर्षवर्धन के द्वारा। वही हर्षवर्धन जिन्होंने प्रियदर्शिका की स्थापना की थी। और इसके अलावा इनके दरबार में कौन रहते थे, बाणभट्ट रहते थे। ठीक है, ये वही हर्षवर्धन थे। इन्होंने क्या करवाया था, कुंभ मेले का पहली बार आयोजन करवाया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारत के सेकंड CDS कौन बने हैं। तो याद रखेंगे जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दूसरा CDS नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा था 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होगा। जो 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे साथी, ये आपके 34वें नंबर के होंगे। कौन से, 34th क्रम के होंगे। और ये आपके लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। कहाँ पर, लॉस एंजलिस USA में इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है साथी, तो याद रखेंगे सिक्किम, एक मिनट, कह रहा है साथी जो सिक्किम है, सिक्किम का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। जो सिक्किम है साथी, इसको किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो सभी साथी याद रखेंगे सिक्किम के बारे में। सबसे पहले तो जो सिक्किम था, यहाँ पर एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद भारत में होता है 35वां संविधान संशोधन। पहले ये याद रखेंगे, जो आपका 35वां संविधान संशोधन होता है, इसके तहत इसे अर्धराज्य का दर्जा, कैसा, तो याद रखेंगे अर्धराज्य का दर्जा। ठीक है, अर्धराज्य का दर्जा दिया जाता है 35वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन जो 36वां संविधान संशोधन होता है, इससे कहा गया था कि पहले आप भारत में मिलकर देख लीजिए, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप आधे राज्य के रूप में रहिए। लेकिन इसके बाद जब इसको समझ में आया कि हम भारत में रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय इस पर चीन आक्रमण करने का विचार कर रहा था। तो याद रखेंगे, इसने क्या कहा कि हम भारत में रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। तो इसके बाद भारत ने क्या किया, 36वां संविधान संशोधन किया। ठीक है, याद रखेंगे, भारत ने इसके बाद 36वां संविधान संशोधन करता है 1975 में। इसके बाद सिक्किम को क्या कर देते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हैं। और यह भारत का 22वां राज्य बन जाता है। कौन से क्रम का, तो याद रखेंगे 22वें क्रम का। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था, क्रिकेट एशिया कप 2022 का विजेता कौन टीम बनी है। क्या कह रहा था, विजेता कौन बना है। तो याद रखेंगे श्रीलंका ने पाकिस्तान को सेक कर, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर हाथ सेक लिए, यानी कि पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है, 6ठी बार एशिया कप का खिताब जीता था श्रीलंका ने। तो 2022 में क्रिकेट एशिया कप किसने जीता, श्रीलंका ने। और यदि बात करें एशिया कप के सर्वाधिक खिताब की, तो भारत ने 7 बार जीता। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। इसके अलावा याद रखेंगे जो 22 मार्च है, यानी कि परसों का दिन, 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे विश्व जल दिवस। ठीक है, विश्व जल दिवस। इसके अलावा याद रखेंगे 22 मई, ये 3 डेटें अच्छे से याद रखेंगे। इस दिन क्या मनाते हैं साथी, जैव विविधता दिवस। ये भी याद रखेंगे, क्या मनाते हैं साथी, जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है याद। इसके अलावा हमने बात की पृथ्वी दिवस की, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार बात करें इसका आयोजन कब हुआ था, तो जेराल्ड नेल्सन के द्वारा 1970 में हुआ था। कब हुआ था साथी, 1970 में जेराल्ड नेल्सन के द्वारा इसको किया गया था। ये कौन थे, तो ये एक पर्यावरण की शिक्षा के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। कब, कहाँ पर हुई थी, तो याद रखेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में। कहाँ पर साथी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा था, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कह रहा था आज प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो याद रखेंगे जैसे आपके देश की कुल आय है, जैसे आपके देश की कुल आय 100 है। ठीक है, और आपकी जनसंख्या 50 है आपके देश की। ठीक है, आपके देश की कुल आय, देश न मानिए, आप अपना घर मानिए। ठीक है, आपके घर में कुल आय, आपके पिताजी 100 रुपये कमाते हैं, आप इसमें 50 लोग हैं, कितने, सॉरी 50 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यदि आपकी आय 100 है और आप घर में 5 लोग हैं, तो आपकी जो आय है, आय में हम कुल जनसंख्या यानी कि 5 लोगों से जब भाग दे देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि अब आप 20-20 रुपये 5 लोग कमाते हैं, लेकिन कमाते तो हालांकि पिताजी ही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, देश की कुल आय
उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होती है, पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और मेरा प्रयास और आपके लिए जो ये बहुत सारी मेहनत लगी है, लगभग आपके लिए 100 क्वेश्चन थे साथी, ये बहुत जल्दी हो गए। मैं तो चाह रहा था कि 1.5-2 घंटे में हो पाएंगे। ठीक है, अब यदि आज का सेशन और प्रयास पसंद आया है तो साथी लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 500 तक जल्दी से पहुँचें, फिर आपके लिए तड़कती भड़कती खबर आपके लिए लेकर आएंगे। 500 रुपये नहीं, सॉरी 500 सब्सक्राइबर। ठीक है, 500 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए, इसके लिए तड़कती भड़कती खबर देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।